लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो भी वीडियो अपलोड करी थी उसमें हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे जो हाईवे कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जितने मटेरियल्स यूज हो रहे थे उसके रिगार्डिंग हमने कुछ टेस्ट भी हमने कुछ डिस्कस किए थे जो बाकी मटेरियल्स पे थे। अभी हमारे पास जो 2 टेस्ट बचे हैं वो हैं एक एग्रीगेट्स पे और दूसरे हैं ब्यूटामिन पे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करूंगी जो टेस्ट होंगे एग्रीगेट्स पे और ब्यूटामिन पे। एज आई टोल्ड बिफोर कि एग्रीगेट्स जो होते हैं वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि यही वो सब्सटेंस होता है जो हमें एक रोड कंस्ट्रक्शन हाईवे कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देयरफॉर लोड ट्रांसफ़र उसकी जो कैपेसिटी होती है टू बेयर लोड्स, इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा इंग्रेडिएंट होगा इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड दैट विल बी योर एग्रीगेट्स। अब एग्रीगेट्स के कुछ टेस्ट होते हैं, उनमें से आपको सारे मैंने लिख दिए हैं इसमें। एक क्रशिंग टेस्ट है, एब्रेशन टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट है और ब्यूटामिन एडिशन टेस्ट है। आपने इसमें से आपने क्रशिंग टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ये सारे आपने लैब में कर रखे हैं। नाउ आई विल डिस्कस द फर्स्ट क्रशिंग टेस्ट। जैसा कि आप लोगों ने लैब में किया था, एक क्रशिंग स्ट्रेंथ मशीन थी, उसमें एक एग्रीगेट आपने स्पेसिफिक क्वांटिटी का रखा था और फिर आपने उस पर क्रशिंग लोड उस पर अप्लाई किया था और उसके बाद फिर आपने रिजल्ट्स नोट किए थे। द डिटेल्स आर बीइंग मेंशन्ड इन द पीपीटी ऑल्सो एज वेल एज आपकी फाइल्स में भी इसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये आपके प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई यू हैव टू स्टडी फॉर थ्योरेटिकल एग्जाम ऑल्सो। आपको ये सारे टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखने को भी आते हैं। प्रैक्टिकल में तो आते ही आते हैं, आपको एग्जाम में लिखने को भी आएंगे। देन यू हैव एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन टेस्टिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। एब्रेशन टेस्टिंग आपकी होती है लॉस एंजलिस से। आप लोगों को याद होगा एक टेस्ट मैंने आप लोगों को कराया था, उसमें आपके वो बेयरिंग्स होती हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, वो बॉल्स आपकी रोटेट करती हैं। आपने एग्रीगेट उस मशीन के अंदर डाला हुआ था लॉस एंजलिस एप्रेटिस के अंदर और फिर आपने उसमें रोटेशंस 1000 आरपीएम और 500 आरपीएम वाला रोटेशन आपने किया था। तो वो सारा टेस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, ये आपको एग्जाम के लिए ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट टेस्टिंग। आपको याद होगा कि आपने एक टेस्ट किया था जिसमें आपने एक इम्पैक्ट मशीन में आपने नीचे एग्रीगेट्स रख करके उसके ऊपर आपने लोड अप्लाई किया था, यानी कि सडन इम्पैक्ट। अच्छा, इम्पैक्ट टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया कि इम्पैक्ट यानी कि कोई सडन लोड आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके एग्रीगेट पे। आपने जो भी उसके रिजल्ट्स थे, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सब कुछ आपको कैलकुलेट कराया गया था। आप टोटल वेट लेते हैं और उसके बाद फिर आप वो वेट लेते हैं जो इम्पैक्ट करने के बाद आया है और फिर उसको सीरीज से आप करके आप उसका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आपका W1/W2 इंटू 100 करके इम्पैक्ट वैल्यू निकल आती है। राइट, ये आपका फॉलिंग हैमर मोल्ड है, उसका डायग्राम है। नेक्स्ट है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट किसी भी चीज को आपको ये चेक करने के लिए, जैसे सीमेंट का आप साउंडनेस टेस्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं, ली चार्टलेस एप्रेटिस से करते हैं। यहाँ पे भी साउंडनेस टेस्ट हम करते हैं कि चेक करने के लिए कि किसी भी चेंज ऑफ टेम्परेचर्स के लिए या किसी भी तरह के जो एक्सटर्नल एक्शंस होंगे उसके बाद आपके एग्रीगेट के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो आप उस चीज को चेक करोगे। राइट, कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है किसी भी इंग्रेडिएंट की, जैसे सीमेंट होता है तो सीमेंट में हम यही चेक करते हैं कि जो उसका वॉल्यूम है वो सस्टेन्ड रहे। तो आपका जो इफेक्ट होने वाला है एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट पे, वो आप चेक करते हैं। तो यहाँ साउंडनेस टेस्ट क्या है, हम एग्रीगेट का वो वैल्यू चेक करते हैं जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एक्शन, फॉर एग्जांपल वेदरिंग एक्शन या कुछ भी ऐसे कोई कंसिस्टेंट साइकिल्स होंगी जो उस पर एक्ट करेंगी, उसके बाद उसके ऊपर क्या नेचर आता है। देख लीजिए, द साउंडनेस टेस्ट इज इंटेंडेड टू स्टडी द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वेदरिंग एक्शन बाय कंडक्टिंग एक्सेलरेटेड वेदरिंग टेस्ट साइकिल्स। द पोरस एग्रीगेट्स सब्जेक्टेड टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग। यहाँ फ्रीजिंग और थॉइंग टेस्ट कौन कौन से हैं? फ्रीजिंग यानी कि आप उसको नेगेटिव टेम्परेचर्स में ले जाकर के बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आप उसको ले जाकर के उसको ठंडा करते हैं। एंड देन थॉइंग इज व्हेन यू आर टेकिंग टू अ वेरी हॉट टेम्परेचर्स, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर्स, उसे आप दोनों से एक्सपोज करते हो और इन दोनों के एक्सपोजर से आप ये देखते हो कि एक्चुअली क्या इफेक्ट आने वाला है आपके एग्रीगेट पे। एक जो अच्छा एग्रीगेट होगा वो हमेशा शुड बी एबल टू सस्टेन द अमाउंट ऑफ हीट एंड द अमाउंट ऑफ कोल्ड टेम्परेचर दैट आर प्रोवाइडेड टू इट। Now the aggregates of specified size are subjected to the cycles of alternate wetting in a saturated solution of either sodium sulfate or magnesium sulfate for 16 to 18 hours and then they are dried in an oven। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर से हम उसको रखते हैं इस सोल्यूशन के साथ। देन एट अ कांस्टेंट आफ्टर 5 साइकिल्स द लॉस इन द वेट, आप उसके जो वेट लॉस होंगे आप फिर उसको मेजर करोगे। राइट, and then the loss in the weight should not exceed 12% when tested with sodium sulfate and 18% with magnesium sulfate। आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगा जो उसके बाद आप उसको चेक करोगे तो उसे 12% एक्सीड नहीं होना चाहिए।
स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट आप लोगों ने करे हैं लैब में, क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लैब में ही कराया था। ये एग्रीगेट को आप पिक्नोमीटर में रखते हैं, उसके बाद वाटर रखते हैं, तो इसमें आपका दोनों चीज़ें आ जा रही है, वाटर अब्जॉर्प्शन भी आ जा रहा है और आपका इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट भी आ जा रहा है। तो आप दोनों चीज़ें कि एग्रीगेट पहले कितना ड्राई था, इनिशियली जो इनिशियल आपने वेट लिया था उसको ओवन में रख करके आप पहले उसको ड्राई कर लीजिए परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्ट आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इसको जब आप कंटेन करते हैं वाटर में फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड, उसके बाद फिर आप उसका जो अमाउंट ऑफ वाटर उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होगा उन दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपको उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मिल जाएगा, कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। अ गुड एग्रीगेट शुड ऑब्वियसली नॉट एब्जॉर्ब अ लॉट क्वांटिटी ऑफ वाटर। एंड बिसाइड्स इसके आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट भी किया था जो आपने पिक्नोमीटर में किया था, उसमें वही चीज़ थी, अपने पिक्नोमीटर के अंदर आपने पिक्नोमीटर को वेट किया था, जो इसके अंदर पहले पानी और एग्रीगेट कुछ भी नहीं था, पहले अपना ड्राई पिक्नोमीटर एक एम्प्टी पिक्नोमीटर लेकर वेट किया था, उसके बाद आपने एग्रीगेट डाल करके उसमें पानी डाल करके फिर उसको वेट किया था, एंड देन यू गॉट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। फॉर्मूला और सारे प्रोसीजर आपके पास लिखा हुआ है। इसके बाद आपके ये सारे हो गए टेस्ट वो जो एग्रीगेट्स पे कंडक्ट हुए थे। अब हम बात करते हैं उन टेस्ट की जो ब्यूटेमन पे टेस्ट होते हैं। ब्यूटेमन एडिशन टेस्ट, द ब्यूटेमन adheres well to all normal types of road aggregates provided there are dry and free from dust। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी यही होती है कि अगर आपका एग्रीगेट ड्राई इनफ है, द एग्रीगेट शुड बी परफेक्टली ड्राई, तो उससे क्या होगा कि अगर उसमें डस्ट ही नहीं है, वो ड्राई है अगर एग्रीगेट, तो वो अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से जो ब्यूटेमन होगा वो चिपक जाएगा उसके साथ। आपके ब्यूटेमन के टेस्ट लैब में कंडक्ट नहीं हो पाए थे क्योंकि अभी क्लासेस सस्पेंड हो गई, बट इन फ्यूचर जब भी हम मिलेंगे तो हम लोग लैब में ब्यूटेमन के सारे टेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे एग्रीगेट्स के ऑलमोस्ट सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर दिस प्रैक्टिकली नो एडिशन प्रॉब्लम ऑफ ब्यूटेमन इज कंस्ट्रक्शन। Addition problems occurs when the aggregate is wet and cold. This problem can be dealt with by removing moisture from the aggregates by drying and by increasing the mixture temperature. जो भी आपको aggregate जो होता है वो आपको उसको पहले बात आपको जो भी टेम्परेचर से इसको ड्राई कर लीजिए आप, उसके बाद ही वो आपको परफेक्टली अडहर करने की कैपेसिटी या फिर आप क्या कह सकते हैं उसको साथ में मर्ज करने की, वो उसके साथ ज्वाइन करने के, उसे ग्लू की तरह चिपक जाने की क्वालिटी रखता है। ब्यूटेमन आप लोगों ने भी देखा होगा रोड्स पे कि वो प्रॉपर्ली जो एग्रीगेट्स होते हैं उनको बाइंड करता है, इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग मटेरियल। फर्दर द प्रेजेंस ऑफ वाटर कॉजेज स्ट्रिपिंग ऑफ बाइंडर फ्रॉम द कोटेड एग्रीगेट्स। दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन ब्यूटेमन मिक्सचर इज परमिएबल टू वाटर। Several laboratory tests are conducted to arbitrarily determine the addition of butamen binder to an aggregate in the presence of water। आपको पानी के प्रेजेंस में किस तरीके से ब्यूटेमन बाइंड करता है इसके सारे लैब टेस्ट अवेलेबल तो हैं, पर वो एक आर्बिट्री टेस्ट है। बट अदर देन दैट द स्टैटिक इमर्जन ऑफ द टेस्ट इज वन स्पेसिफाइड बाय IRC एंड दिस इज क्वाइट सिंपल। The principle of the test is done by immersing aggregate fully coated with binder in water maintained at 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स। हम जरा देखते हैं कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जो ब्यूटेमन के एडिशन करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है 5 टेस्ट जो हम लोग ब्यूटेमन के जो हमारे सिलेबस में है वो पेनिट्रेशन, डक्टिलिटी, सॉफ्टनिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, फ्लोट टेस्ट, वाटर कंटेंट टेस्ट, लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट। आपके जो एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ना है वो रहेगा, आपका पेनिट्रेशन टेस्ट आपको पढ़ना रहेगा, डक्टिलिटी टेस्ट पढ़ना रहेगा, सॉफ्टनिंग पॉइंट पढ़ना रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ना रहेगा और फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। ये टेस्ट आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, यही AKTU के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पेनिट्रेशन टेस्ट, इट मेजर्स द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ ब्यूटेमन बाय मेजरिंग द डेप्थ इन द टेंस ऑफ अ मिलीमीटर टू विच अ स्टैंडर्ड टोटल नीडल विल पेनिट्रेट वर्टिकली इन 5 सेकंड्स। आपको एक नीडल दी जाएगी, आपको ब्यूटेमन उसको पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेशन टेस्ट जैसा नाम आपको पता चल रहा है, पेनिट्रेशन मतलब उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो उस 5 सेकंड के टाइम के अंदर कितना वर्टिकली कितना अंदर तक वो पेनिट्रेट कर रही है। जस्ट एज आप लोग ने सीमेंट में विकेट्स टेस्ट किया होगा, ये पेनिट्रेशन टेस्ट वैसा ही है, बस यहाँ पे इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे हम मटेरियल जो यूज कर रहे हैं ब्यूटेमन है और जो हमारा एपरेटस यूज होगा वो विकेट्स एपरेटस नहीं होगा, थोड़ा अलग उससे एपरेटस होगा। आपको ये जो ब्यूटेमन के हम टेस्ट करा रहे हैं इसमें पेनिट्रेशन टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये भी जानने वाली कि जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है यही वो है जो ब्यूटेमन के स्टैंडर्ड्स हमें बताता है कि ब्यूटेमन किस लेवल का है, किस ग्रेड का हम ब्यूटेमन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपको इसमें पता चलता है। नेक्स्ट हमारा है डक्टिलिटी टेस्ट। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ब्यूटेमन टू पेनिट्रेट दैट परमिट्स इट टू अंडरगो ग्रेट डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन। ये तो आपको बात पता ही है कि डक्टिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी जो आपका कोई भी एलिमेंट हो वो आपका खिंच जाए, ठीक है। जो इलोंगेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है डक्टिलिटी। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ ब्यूटेमन तब जब वो कितने हद तक खिंच सकता है। द डक्टिलिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स टू विच अ स्टैंडर्ड सैंपल
और ब्रेकेट ऑफ द मटेरियल विल बी इलोंगेटेड विदाउट ब्रेकिंग। बिना ब्रेक करे हुए किस एक्सटेंट तक वो इलोंगेट हो सकता है। डायमेंशन ऑफ द ब्रेकेट दस फॉर्म्ड इज एक्जैक्टली 1 centimeter square. The bitumen sample is heated and poured in the mold assembly and placed on the sample. These samples with molds are cooled in the air and then in water bath at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन सैंपल्स को आप पहले, उसके बाद आप उसको वो कर लीजिए, ब्यूटेमिन सैंपल इसको हीट कर लीजिए एंड इट इज उसको एक मोल्ड में पोल कर, एक मोल्ड के अंदर आप इसको पोर करके उस असेंबली को एक प्लेट में लगा दीजिए और फिर उसके बाद उसको कूल करते हैं एयर के साथ एंड एक वाटर बाथ में करके एट 27 डिग्री सेल्सियस। The excess bitumen is then cut and the surface is leveled using a hot knife. Then the mold with assembly containing the sample is kept in water bath or ductility machine for about 90 minutes. ठीक है, डक्टाइल मशीन मैंने आप लोगों को शायद लैब में दिखाई भी, अगर नहीं दिखाई है तो आप लोगों को ये प्रैक्टिकल जब कराया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कोई वीडियो भी शेयर कर लूँगी जिसमें डक्टिलिटी टेस्ट करा गया है। अगर हम नहीं भी कर पाते हैं टेस्ट तो भी आपको ये हम आपको वीडियो के थ्रू शेयर करके दिखा देंगे। अदर देन दैट आपकी ये लैब में इजीली टेस्ट हो जाएगा, मशीन अवेलेबल है हमारे पास। द साइड्स ऑफ द मोल्ड्स आर रिमूव्ड, द क्लिप्स आर हुक्ड ऑन द मशीन एंड द मशीन इज ऑपरेटेड। द डिस्टेंस अप टू द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ थ्रेड इज द डक्टिलिटी वैल्यू थ्रू विच इट इज रिपोर्टेड इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, जहां तक वो उसको पहले हुक से आप उसको क्लिप कर देंगे और जिस डिस्टेंस तक जहां पे थ्रेड आपका ब्रेक नहीं कर रहा है उसको आप रिपोर्ट कर लेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका थ्रेड ब्रेक नहीं कर रहा है। सिमिलरली जैसे आपने ये सॉइल में एक टेस्ट किया होगा प्लास्टिसिटी वाला टेस्ट, उसमें भी ऐसे ही था ना कि आप एक थ्रेड बनाते थे और उसको रोल कर देते थे जब तक वो ब्रेक ना हो जाए। तो वहां पे आप प्लास्टिसिटी से चेक कर रहे थे कि वो सॉइल की थी, यहाँ पे आप डक्टिलिटी चेक कर रहे हो। एक सिंपल आपको बस एक थ्रेड के फॉर्म में इलोंगेट ही करना है ब्यूटेमिन को, सीधा साधा कॉन्सेप्ट ये है, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये आपका डायग्राम है, कुछ कुछ ऐसे इलोंगेट होता है हमारा ब्यूटेमिन। इसके बाद आते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट। The softening point test. The softening point test denotes the temperature at which the bitumen attains a particular degree of softening under the specified condition of test. ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहाँ पे ब्यूटेमिन आकर के अपनी सॉफ्टनिंग अटेन कर लेता है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय यूजिंग द रिंग एंड बॉल एपरेटस। इसको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस एपरेटस से सॉफ्टनिंग टेस्ट किया जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मिल सकता है। ब्रास रिंग कंटेनिंग टेस्ट सैंपल ऑफ ब्यूटेमिन इज सस्पेंडेड इन अ लिक्विड लाइक वाटर और ग्लिसरीन एट अ गिवन टेम्परेचर। अ स्टील बॉल is placed upon the bitumen sample and then the liquid medium is heated at a rate of 5 degrees Celsius per minute. ठीक है, इसमें टेस्ट में क्या कर रहे हैं हम, a brass ring containing test sample of bitumen, इसको आप सस्पेंड करें ना लिक्विड लाइक वाटर या ग्लिसरीन में एंड देन अ स्टील बॉल इज प्लेस्ड अपॉन द ब्यूटेमिन सैंपल और उसको लिक्विड मीडियम जो हीट करते हैं किस रेट पे 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। द टेम्परेचर इज नोटेड when the softened bitumen touches the metal plate which is at a specified distance below. Generally higher softening point indicates lower temperature सस्पेक्टेबिलिटी एंड इट इज प्रेफर्ड इन हॉट क्लाइमेट्स। जहाँ पे हॉट क्लाइमेट्स होंगे तो वहां पे आपकी हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट आपकी ज्यादा आपकी रेलेवेंट होगी, आपको वो प्रेफर करनी रहेगी। ये अप्रेंटिस है, आपने ये टेस्ट किया नहीं है, आई नो दैट थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है, बट जब हम इसको अभी आप थ्योरेटिकली समझ लीजिए, जब आप प्रैक्टिकली इसको लैब में करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। वैसे मैं आपको इसकी वीडियो की लिंक भी शेयर कर दूंगी। Then is your specific gravity test. The specific gravity of bitumen is defined as the ratio of the mass of given volume of bitumen to the known content of the mass of equal volume of water. किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कैपिटल जी मैंने आप लोग बताया क्या होता है, वो आपका रेशियो होता है किस चीज़ का, उस स्टैंडर्ड सैंपल का जो आपका मास होगा अपॉन जो उसका इक्वलेंट मास होगा वाटर का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये किसी भी चीज़ के साथ होता है। सॉइल की बात करें आप तो सॉइल के लिए होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप इसकी एग्रीगेट की बात करें तो उसके इसकी आपकी बात करें ब्यूटेमिन की तो इसके लिए होता है। कोई भी आप उसकी स्टैंडर्ड लिक्विड के साथ आप उसका रेशियो ले लेते हैं तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ पिक्नोमीटर और प्रिपेयरिंग अ क्यूब स्पेसिमेन ऑफ ब्यूटेमिन इन अ सेमी सॉलिड और अ सॉलिड स्टेट। आप क्या प्रेफर करोगे, जो हमारी लैब में अवेलेबल है वो है पिक्नोमीटर, तो हम पिक्नोमीटर में करते हैं। ठीक वैसे जैसे प्रोसीजर आपने पिक्नोमीटर में एग्रीगेट्स के लिए किया है, ठीक वैसे यहाँ पे भी कैरी ऑन होगा। इसमें कोई ऐसी कोई अलग सा कोई इसमें फंडा नहीं है। इन पेविंग जॉब्स टू क्लासिफाई अ बाइंडर डेंसिटी प्रॉपर्टी इज ऑफ ग्रेट यूज. In most cases, bitumen is weighed, and when it is used with aggregates, the bitumen is converted to a volume using density values. जाहिर से बात है, जब आप आपको उसको करना होगा, bitumen के साथ इस्तेमाल करना होगा, then you will need the डेंसिटी और द ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए, अगर आप डेंसिटी किस रेशियो में अगर आप बात करें तो वैसे अगर आप जो ब्यूटेमिन की स्टैंडर्ड डेंसिटी होगी उसको अगर आप डिवाइड कर दें किसके साथ, जो स्टैंडर्ड डेंसिटी होगी वाटर की, तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, राइट। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्यूटेमिन वेरीज फ्रॉम कितना 0.97 टू 1.02।
नाउ द वाटर कंटेंट टेस्ट, इट इज डिजायरेबल. ये टेस्ट इतना रेलिवेंट नहीं है वैसे एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे. इट इज डिजायरेबल दैट द ब्यूटामिन कंटेन्स अ मिनिमम वाटर कंटेंट टू प्रिवेंट फोमिंग ऑफ ब्यूटामिन व्हेन इट इज हीटेड अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. The water in the bitumen is determined by mixing known weight of the specimen in a pure petroleum distillate free from water, heating and distilling of the water. The weight of the water condensed and collected is expressed as percentage by weight of the original sample. The allowable maximum water content should not be more than 0.2% of weight, right? तो क्या है हमारा एक जो desirable that the bitumen should be containing the minimum amount of water content उसके अंदर होनी चाहिए, right? So that आप जाहिर सी बात है अगर आपका bitumen के अंदर ही वाटर कंटेंट आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा आपका फर्दर आप ब्यूटामिन पे जो भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे या उसको जिस तरह से भी आप उसको किसी के साथ अडहर करना चाह रहे होंगे तो वो नहीं हो पाएगा, राइट. सो अलाउेबल एक क्वांटिटी ऑफ वेट होना चाहिए विच शुड भी यहाँ पे मेंशन है 0.2% से ज़्यादा बाय वेट नहीं होना चाहिए. Next is loss on heating test. When the bitumen is heated, it loses its volatility and gets hardened. किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करोगे तो अपनी वॉलेटिलिटी लूज करेगा ही करेगा, बट ये सब्सटेंस को ज़्यादा ही वैसा होता है, ब्यूटामिन को ज़्यादा ऐसा होता है तो अपने सिंपली अपनी वॉलेटाइल प्रॉपर्टीज लूज करने लगता है और हार्ड होने लगता है. अबाउट 50 grams of the sample is weighed and then it is heated to a temperature of 163 degrees Celsius for 5 hours in a specified oven designed for this test. The sample specimen is then weighted. After then the heating period and the loss in the weight is expressed as percentage by the weight of the original sample, right. आपने उसके बाद फिर आपने वेट करना है और जो भी उसका हीटिंग पीरियड है जो भी उसमें लॉस ऑफ वेट आएगा वो आपको नोट करना है. जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं हमारी IRC के हिसाब से वो आपको दिए हैं कि इट शुड नॉट इंडिकेट मोर देन 1% ऑफ लॉस, राइट. उसके बाद ब्यूटामिनस रोड कंस्ट्रक्शन. ब्यूटामिन होता क्या है? प्राइमरी यूज ऑफ ब्यूटामिन 70% ऑफ एस्फाल्ट ब्यूटामिन इज इन रोड कंस्ट्रक्शन वेयर इट इज यूज्ड एज अ ग्लू और अ बाइंडर. जाहिर सी बात है कि जैसे सीमेंट आपका बिल्डिंग बाकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में या ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में या वॉट एवर आप बाकी कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज करते हैं बाइंडने के लिए वो सीमेंट होता है. तो यहाँ पे हमारा जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो आपका ब्यूटामिन होता है. देन प्रिपरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बेस कोर्स. कैसे आपके एग्जिस्टिंग बेस कोर्स ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप तैयार करते हो बाय रिमूविंग द पॉट होल्स. पहले से आपकी जो भी रस्ट या डस्ट या पॉट होल्स जो भी एग्जिस्टिंग है उनको पहले आप प्री फिल कर दीजिए. उसके बाद फिर आपकी ताकि सरफेस लेयर एटलीस्ट आपकी तैयार हो जाए. इफ द एग्जिस्टिंग पेमेंट इज एक्सट्रीमली वे ब्यूटामिनस लेवलिंग of an adequate thickness is provided to lay a bituminous concrete surface course on a binder course instead of directly laying it on the WBM. WBM आपका water bound macadam है. मैं भी आपको आगे समझाऊंगी water bound macadam क्या होता है. Now the application of tuck coat. ये भी आपको याद समझना है कि it is desirable to lay AC layer over a bituminous base or binder course. A tuck coat of bitumen is applied at 6.0 to 7.5 kg per 10 square centimeter area. This quantity may be increased to 7.5 to 10 kgs for non-bituminous base. आपको टक कोट के बारे में बस इतना पढ़ना है कि टक कोट की जो लेयर होती है वो किस हिसाब से रेलेवेंट है. आपको एक ब्यूटामिनस कोट आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद एक लेयर जो होगी आपकी इंपॉर्टेंट ये है कि कितने इस पे आपके डिस्टेंस पे अप्लाइड है. तो आपको याद ही एग्जाम के लिए रखना है कि अप्लाइड एट 6.0 टू 7.5 kg पर 10 स्क्वायर मीटर्स ऑफ एरिया. 10 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए आपका 6.0 टू 7.5 के आपका रेलेवेंट है, ये याद रखिएगा. Then placing and preparation and placing of the premix. Premix is prepared in a hot mix plant of a required capacity. ठीक वैसे जैसे कि आप किसी भी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए आप प्रीमिक्स तैयार करते हैं वैसे यहाँ पे भी तैयार करते हैं. The bitumen may be heated up to 150 to 177 डिग्री सेल्सियस. यहाँ नोट करने की चीज़ें ये सब चीज़ें हैं कि यहाँ पे हम कितने टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं और क्या क्या हमारे पास और स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं याद करने के लिए. जैसे बैच मिक्सिंग वगैरह वो तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में होती ही होती है. यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर इस्तेमाल हो रहे हैं वो 150 से 177 डिग्री सेल्सियस हो रहे हैं. The hot mix materials is collected from the mixture by transporters, carried to the location. It is spread by the mechanical paper at a temperature of 121 to 163 degrees Celsius. Right? The camber and the thickness of the layer are accurately verified. आप लोगों ने केम्बर और थिकनेस का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है. केम्बर किस लिए होता है आप लोगों ने ऑफकोर्स पढ़ा होगा ड्रेनेज के लिए. एंड जो थिकनेस ऑफ द लेयर है जो भी आपको IRC के हिसाब से उस पर्टिकुलर रूट के रिकमेंडेशन दी गई है आप उस हिसाब से उसकी थिकनेस रखोगे. द कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द मिक्सिंग एंड द कॉम्पैक्शन आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह के सर्टन मिक्स को आपको स्प्रेड करने के लिए जो भी उसके टेम्परेचर्स रेलेवेंट हैं जिस टेम्परेचर पर उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर को स्प्रेड करना चाहिए और जो टेम्परेचर उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ दे पाएगा आपको वो रखना पड़ेगा. अब आपने एक बार प्रीमिक्स अपना बिछा दिया उसके बाद आपका आता है रोलिंग.
आफ्टर द मिक्स इज प्लेस्ड ऑन द बेस कोर्स इट इज थरली कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग, ठीक है। आपको नॉट मोर देन स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर पे आपको रोल करना शुरू करना है। जैसे आपने देखा होगा रोड रोलर्स अक्सर, ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक इमेज भी है जिसमें आप इसको देख सकते हैं। इनिशियल द ब्रेक डाउन रोलिंग इज डन बाय 8 to 12 टन्स का रोलर है हमारे पास। इंटरमीडिएट इज डन बाय न्यूमेटिक रोलर ऑफ 15 to 30 टन्स और हैविंग अ टायर प्रेशर ऑफ 7 kg पर स्क्वायर मीटर्स। ये आपका रोलिंग के ऊपर क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट टाइप में आ सकता है। द नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द लेयर। जाहिर सी बात है कि आप कितनी बार उसको पास कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा कि लेयर कितनी ज्यादा थिक है। ज्यादा थिक लेयर पे आपको ज्यादा नंबर ऑफ रोल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके बाद वो हमारा हो गया, हमने सारे तरह कंस्ट्रक्शन के लिए रोल कर लिया। हमारा रोड जो है पूरी तरीके से बन गई। अब हमें क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल। ना क्वालिटी चेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि जो आपने जो भी मटेरियल लगाया है क्या वो रेलेवेंट है उस पर्टिकुलर टाइप के पेमेंट सर्फेस के लिए या नहीं है। तो पीरियोडिकल चेक्स आपके करे जाते हैं किन किन चीज़ों के लिए, एग्रीगेट की ग्रेडिंग, जिस पर्टिकुलर ग्रेड की वहाँ एग्रीगेट रिक्वायर्ड है, कहाँ पे आपको किस ग्रेड का एग्रीगेट चाहिए, वो चीज़ आपकी उसमें प्रॉपर्ली है या नहीं। ग्रेड ऑफ ब्यूटेमिन आपका क्या, आपने जितना आपको बोला गया कि आपने उस ग्रेड का ब्यूटेमिन इस्तेमाल किया है या नहीं। टेम्परेचर जो भी एग्रीगेट को चाहिए क्या वो हमारा मेंटेन कर रहा है कि नहीं। द टेम्परेचर ऑफ द पेविंग मिक्सचर ड्यूरिंग द मिक्सिंग एंड द कॉम्पैक्शन, एटलीस्ट वन ऑफ द सैंपल फॉर every 100 tons of the mix discharged by the hot mix plant is collected and it is tested for the requirements. The Marshall tests are also conducted for every 100 square meters of the compacted surface. One test of the field density should be conducted. ये इतना क्वालिटी टेस्टिंग आपकी इतनी रेलिवेंट नहीं है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, बट आप इतना याद रखिएगा कि आपको एग्जाम में ये आपको अगर भी इस पर कुछ छोटा मोटा भी लिखने को आता तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिकल चेक्स किन किन चीज़ों के लिए होते हैं। तो आप एग्जाम के लिए भी ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि एग्रीगेट की ग्रेडिंग पे, उसकी ग्रेड ऑफ ब्यूटेमिन पे और उसकी जो टेम्परेचर जो भी आपने पेविंग मिक्सचर लगाया है, टेम्परेचर ऑफ एग्रीगेट है, उसके लिए चेकिंग होती है। बाकी आपको क्वालिटी चेक के जो डिटेल प्रैक्टिकल्स है, कौन से लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो आपने इतना डिटेल में नहीं जानने हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिकली भी नहीं करने हैं। Then the finished surface, obviously the finished surface जो भी आपका होगा, the longitudinal undulations should not exceed 8 mm and the number of undulations higher than 6.0 mm should not exceed 10 in a length of 300 meters. ये पॉइंट याद रखिएगा। वैसे एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है बट स्टिल याद रखिएगा क्योंकि एक फिनिश सरफेस में आपको ये कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है कि फिनिश सरफेस में कितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम अंड्यूलेशंस आपकी आ सकती हैं, राइट। Then the concrete road construction, the cement road construction is one of the types of the low volume road constructions. आमतौर पे ये ज़्यादातर आपको ब्यूटेमिन रोड पे ही आप चलते हो, लेकिन सीमेंट टाइप की रोड सीसी पेमेंट्स भी आपके इस्तेमाल होती हैं। तो ये आपकी ज़्यादातर इन बात पर डिपेंड करेगी कितना ट्रैफिक वहाँ से निकलना है या किस तरीके की वो रोड है, कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, कौन सी सिग्निफिकेंस वो होल्ड कर रही है। अगर वो मेजर आपकी ऐसी रोड होगी जो सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ सीसी पेमेंट तो आप बनाओगे नहीं, तो वहाँ पे आपको ब्यूटेमिन ही पेमेंट चाहिए होगा। दैट इज़ वाई आपका सीसी रोड जो है वो आपका थोड़ा प्रिमिटिव कंस्ट्रक्शन में आता है, बट फिर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज फार एज जब हमारे मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम होगी, हमें कॉस्ट कम हमें लगाना होगा या कुछ भी ऐसा होगा जहाँ पे हमारे इससे काम चल सकता है, ट्रैफिक डेंसिटी लो होगी, तो वहाँ पे हम सीसी पेमेंट का इस्तेमाल करेंगे। मटेरियल्स कौन से यूज होंगे, जाहिर सी बात है आपको पता है सबसे रोड में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा मटेरियल होगा वो तो हमारा सीमेंट ही होगा। और सीमेंट को के पेमेंट बनाने के लिए आपको जो टेस्ट करने पड़ेंगे वो सीमेंट के सारे टेस्ट होंगे। तो आपके ये सारे जो भी इसमें क्वालिटी टेस्टिंग चेकिंग होगी आपकी वो सीमेंट मिक्स के रिगार्डिंग ही होगी। द सबके प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है, पहले आप सही बात, पहले सबसे पहले आप ये करेंगे, सबसे सीधी सी बात ये है कि आप क्लीनिंग करेंगे, अर्थवर्क जो भी आपका इधर तो सॉइल मिट्टी जो भी वीक सॉइल पड़ेगी वो करेंगे। देन यू विल स्टेबलाइज द सॉइल ताकि वो आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ दे पाए, एंड उसका कॉम्पैक्शन यानी कि जो आपकी अगर बहुत सारे पोर्स हैं जो डेंसिटी है उसको मैक्सिमाइज कर दोगे। Now when the concrete layer is laid directly over the subgrade is moist at the time concrete is placed. If the subgrade is dry, water could be sprinkled over the surface before laying any concrete course. However, care should be taken so that the soft patches or the water pools are not formed at the surface. The construction of base और subbase कैसे करते हैं, provides the uniform and the reasonably firm support. तो it prevents mud dumping and acts as a capillary cutoff. आपको जो भी पहले आप तो सबग्रेड तैयार करने के लिए आप पहले उसको सरफेस जो भी है उसका आप जो भी क्लीनिंग या अर्थवर्क जो भी रिक्वायर्ड होगा आपने वो कर लिया, और उसके बाद जो सब बेस बनाने की बात आएगी तो फिर क्योंकि वो हमें एक प्रॉपरली एक सपोर्ट देता है, एक फर्म सपोर्ट होता है हमारे बेस के लिए, तो वहाँ पे आप उसके लिए आप क्या करेंगे, मड पंपिंग वगैरह जो भी आपको करनी होगी ताकि उसका कैपिलरी एक्शन कट ऑफ। कैपिलरी एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो वाटर टेबल है वो एक एक्सटेंट तक हमारी रोड को इफेक्ट ना करे। The subbase for concrete pavement should be constituted with brick, flat soiling
WBM ग्रैनुलर एग्रीगेट्स, क्रश्ड कंक्रीट, स्लैग, स्टेबलाइज सॉइल एटसेट्रा। सब बेस कुड बी ऑफ 3 टाइप्स, ग्रैनुलर मटेरियल होगा, स्टेबलाइज सॉइल होगा, सेमीरेटेड मटेरियल होगा। 3 मटेरियल्स आप याद रखिएगा, आपको इसके एग्जांपल्स दिए कौन कौन से वो मटेरियल्स होंगे जिसमें होंगे। फॉर एग्जांपल आपको ग्रैनुलर मटेरियल क्या हो जाएगा आपका, ब्रिक सोलिंग विद वन ऑफ द सैंड लेयर अंडर इट। स्टेबलाइज सॉइल, तो ऑब्वियसली जो आपको सॉइल आपको जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ दे पाएगी, एक स्टेबल सॉइल रहेगी। द सेमीरेटेड मटेरियल जो भी आपका लाइम, क्ले, बर्न, पोज़ोलाना जो भी मटेरियल देगा। देन कॉम्पैक्शन इन द सर्फेस फिनिशिंग, किसी भी रोड को बनाने के बाद आप जाहिर सी बात है किसी भी सर्फेस को बनाने के बाद, आप रोड की बात छोड़ दीजिए, किसी भी सर्फेस को कंप्लीट करने के बाद आप कॉम्पैक्टिंग जरूर करते हो ताकि आपके उसमें जो भी वॉइड्स होंगे वो वॉइड्स आपके मैक्सिमम खत्म हो जाए, और जो भी आप उसके अंदर आपको अगर आपको फर्दर आपका कोई सेग्रीगेशन या कुछ ऐसा कॉज होने वाला होगा तो वो आप अवॉइड कर पाओगे।